नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग झारखंड पीजीटी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 25 अगस्त 2023 का, उसमें दोस्तों कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उन सभी से भी आने वाले एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, अभी अगर देखा जाए हमारे झारखंड राज्य में टोटल 24 जिलों की संख्या है और अगर राज्य निर्माण जब हो रहा था उस टाइम जो ज़िले थे ये टोटल 18 ज़िले थे। और राज्य निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड राज्य है ये बिहार राज्य से ये अलग हुआ था। तो उस टाइम जो ज़िले थे ये टोटल 18 ज़िले थे। बाद में ज़िलों को और बढ़ाया गया पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये अभी देखा जाए तो ये टोटल 24 ज़िले हमारे झारखंड राज्य में हैं। और भी चीज़ें जान लेते हैं इनसे रिलेटेड कि क्या क्या और बन सकते हैं। कि हमारे झारखंड में टोटल अगर प्रमंडल देखा जाए तो टोटल 5 प्रमंडल हमारे झारखंड राज्य में है। अनुमंडल 45 हैं। जिला परिषदों की संख्या 24 है। और टोटल गांवों की संख्या अगर देखा जाए तो ये 32,764 टोटल गांवों की संख्या है हमारे झारखंड राज्य में। इसे भी ध्यान में रखें, इसे याद कर लें, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। और अगर वार्ड की संख्या देखा जाए तो ये 1400 टोटल वार्ड की संख्या है। और ग्राम पंचायतों की संख्या अगर देखा जाए तो ये 4345 टोटल ग्राम पंचायत हमारे झारखंड राज्य में है। और भी पॉइंट्स है जैसे कि उच्च न्यायालय जो है हमारे झारखंड राज्य का, जो कि रांची में सिचुएटेड है, ये जब बना था तो ये देश का 21वां ये उच्च न्यायालय के रूप में ये बना था। और अगर यहाँ की विधायिका देखा जाए तो ये एक सदनीय है, मतलब यहाँ पर केवल विधान परिषद है, सॉरी विधान परिषद नहीं विधान मंडल होगा, जो कि हमारे झारखंड राज्य में केवल विधान मंडल है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। और अगर देखा जाए विधानसभा सीटों की संख्या अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये टोटल 82 विधानसभा के सीट हैं हमारे झारखंड राज्य में, जिसमें अगर देखा जाए तो निर्वाचित 81 हैं और मनोनीत 1 को किया जाता है। और अगर हमारे झारखंड राज्य से देखा जाए तो लोकसभा की सीटों की संख्या ये टोटल 14 है, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो एससी के लिए 1 आरक्षित है, एसटी के लिए 5 आरक्षित है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 8 आरक्षित, जो ये टोटल लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा अगर देखा जाए तो यहाँ से टोटल 6 कैंडिडेट दोस्तों जो चुन के जाते हैं राज्यसभा में बैठने के लिए। जो हमारी सांसद प्रणाली है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला के सांसद को बनाया जाता है। तो इसमें लोकसभा में जो है दोस्तों 14 जाते हैं, राज्यसभा में 6 जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड है। और अभी हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और अगर प्रखंडों की संख्या देखा जाए हमारे झारखंड राज्य में तो ये टोटल 264 प्रखंडों की संख्या है हमारे झारखंड में। तो ये था दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इन सभी को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें जैसे भी हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? और ये मैंने जो पिछला मैंने एनालिसिस किया हुआ था 23 अगस्त को, उसमें मैंने ये डाला हुआ था। तो ये दोस्तों जो पलाश का जो फूल है वो हमारे झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। और ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है, इसे भी ध्यान में रखें। और इसका साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो ये ब्यूटी मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक दैट मीन्स वैज्ञानिक नाम इसका है पलाश का। और भी चीज़ें हैं जो मैंने यही स्लाइड मैंने पिछले एनालिसिस में जो डाला हुआ था। अगर राज्य के वृक्ष देखा जाए तो साल, जिसको सखुए का पेड़ बोला जाता है, इसको वैज्ञानिक नाम में अगर देखा जाए तो सोरिया रोबस्टा इसको बोला जाता है। राज्य के पुष्प पलाश ब्यूटी मोनोस्पर्मा। राज्य के पशु अगर देखा जाए हाथी जो है हमारे झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। और इसको अगर वैज्ञानिक नाम में देखा जाए तो एलिफस मैक्सिमस इसकी साइंटिफिक नेम है। और राज्य के पक्षी जो दोस्तों ये कोयल, और ये भी पूछा जा चुका है। और इसका वैज्ञानिक नाम यूडिनेमिस अस्कोलोपेकस इसका साइंटिफिक नेम है, राजकीय पक्षी जिसका नाम है कोयल। तो ये सभी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें हैं
इनसे जो अगर प्रश्न पूछा जाए और अगर आपसे छूट जा रहा है और या फिर गलत बन जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देने गए हैं। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये प्रश्न था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को हाल ही में शामिल किया गया है, मतलब कौन कौन सी भाषाओं को हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है 2003 के 92वां संविधान संशोधन करके इन सभी भाषाओं को शामिल किया गया होगा। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिखा होगा जो कि वो करेक्ट आंसर होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो संथाली शायद होना चाहिए। तो ये था दोस्तों जो कि 8वीं अनुसूची में हमारे जो भाषाएं हैं, जिन सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो टोटल अभी देखा जाए तो टोटल 22 भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में। हालांकि इन सभी को भी जान लेते हैं। जो आधिकारिक भाषाएं जिनको बोला जाता है, इन सभी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला जाता है, आधिकारिक भाषा बोला जाता है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। तो इससे कंफ्यूज में ना रहें। तो ये दोस्तों जितने भी आधिकारिक भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में ये शामिल किए गए हैं हमारे संविधान में, जो कि ये टोटल 22 भाषाएं हैं। और ये सभी भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी भाषाएं जो है दोस्तों, जिन सभी को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और अगर प्रारंभ में देखा जाए, जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था उस टाइम केवल 14 भाषाएं थी। बाद में धीरे धीरे कर करके अभी टोटल 22 भाषाएं हो चुकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी भाषाओं को ऐड किया जाएगा, तो वो आप बाद में आपको पता चल जाएगा। और भी जैसे कि जो भाषाएं जिन सभी को बाद में ऐड किया गया था उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि 1967 में अगर देखा जाए, 1967 में ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि 21वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। अगला है जो कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। और 2003 में संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 92वां संविधान संशोधन था। और इसको अगर देखा जाए तो ये 2004 को ये प्रभावी में हो गया था, और जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को इसमें ऐड किया गया था और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में मैंने ये डाला हुआ है, जो मैंने लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो करवाया हुआ था मॉडल सेट, जो कि टोटल 10 मॉडल सेट इसमें करवाए गए हैं, उन सभी में ये पहले ही मैं ये पढ़ा चुका हूँ। तो जिन लोगों के द्वारा वो देखा गया होगा और उन सभी का PDF रीड किया गया होगा तो वो ईजिली ये प्रश्न को हल किए होंगे। और भी लैंग्वेज है जैसे कि शास्त्रीय भाषाएं जो है, इन सभी को भी हमारे संविधान में ये डाला गया है, जो कि 8वीं अनुसूची में ही इन सभी को डाला गया है। और टोटल कितनी है शास्त्रीय भाषाएं? ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं, जिनमें से तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और ओडिया। ये सभी टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला गया है। तो इन सभी को भी ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते दोस्तों अगला जो प्रश्न जो पूछा गया था कि झारखंड में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये झरिया कोयला क्षेत्र जो है, जो धनबाद इलाके में, यहाँ से सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन हमारे झारखंड राज्य में किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, जो कि टाना भगत आंदोलन से ये संबंधित प्रश्न था, जो कि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था। हालांकि इससे रिलेटेड और भी जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को पूरे विस्तार में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं जो टाना भगत आंदोलन जो था दोस्तों, ये जतरा भगत के नेतृत्व में ये 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला में ये हुआ था दोस्तों। तो ये इसका जो है दोस्तों, ये 1914 ईस्वी जो है ये ईयर भी पूछा गया था। जो पिछले एग्ज़ाम जो हो रहे थे उसमें ये ईयर डायरेक्ट पूछा गया था कि टाना भगत आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1914 ईस्वी में ये आंदोलन किया गया था। तो चलिए जानते हैं इनसे रिलेटेड और भी जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को। तो दोस्तों जो टाना भगत आंदोलन जो है, इसका प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला में ये किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये आंदोलन जो है दोस्तों, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का ये विस्तार है। मतलब ये बिरसा मुंडा जब आंदोलन कर रहे थे उसका अगला रूप इसको कह सकते हैं, टाना भगत आंदोलन को। और अगर इसको देखा जाए तो ये सांस्कृतिकरण आंदोलन था, जिसमें
एकेश्वरवाद को अपनाने के लिए बल दिया गया था, मांस मदिरा का त्याग करने के लिए बल दिया गया था, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगा दिया गया था इस आंदोलन में, और झूम खेती को वापसी मतलब फिर से झूम खेती को करने के लिए इसमें प्रमोट किया जा रहा था। मतलब झूम खेती उसको बोलते हैं जिसमें दोस्तों जंगल जो होता है, जो घना जंगल होता है, उसको काट के वहाँ के सारे पेड़ों को काट के, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया के उन सभी पेड़ों को उसी जगह पे जला के वहाँ पर खेती की जाती थी, और जब तक उसकी फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ वो भूमि जब तक रहती थी तब तक वहाँ पर खेती की जाती थी। जब उसका उपजाऊ ख़त्म हो जाता था तो फिर वही प्रक्रिया दोस्तों अगले जगह पे, मतलब नेक्स्ट अगला जो जंगल इलाका होगा वहाँ पर वो किया जाता था। तो ये था दोस्तों जो झूम खेती ऐसे की जाती थी। इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट्स है, जैसे कि इस आंदोलन के प्रसारित करने में मांडर में शिव भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमंजन नामक महिला के द्वारा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि स्वशासन की स्थापना करना, मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा जो शासन थोपे गए थे उन सभी को हटा के जो इन लोगों का अपना शासन था उन सभी को ये मतलब इसकी स्थापना करना था ताना भगत आंदोलन का मेन मकसद। अब इस आंदोलन का जो प्रारंभ अगर देखा जाए तो ये कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से इसको प्रारंभ में जाना जाता था, जो कि ये कुरुक या फिर उरांव जनजाति का ये मूल धर्म हुआ करता था। अब दोस्तों जो ताना भगत के जो नेतृत्व करता थे जतरा भगत, इनको 1916 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 वर्ष की सज़ा इसको सुनाई गई थी। बाकी बाद में जो दोस्तों ये 2 महीने के बाद ही इनको जेल से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। और बाद में मतलब जेल से रिहा होने के बाद मतलब ये 2 महीने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया गया था, मारा गया था वगैरह वगैरह किए गए थे, जिसके कारण ये जेल से इनको निकलने के बाद ये ज़्यादा दिन ये नहीं जीवित रह पाए, केवल 2 महीने ही रहें और उसके बाद ये अपने मतलब ये इनका देहांत हो गया। बाद में दोस्तों इस आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता जो है ये शिबू भगत के द्वारा किया गया, लेकिन इनके द्वारा ये अलाउ किया गया कि मांस भी आप खा सकते हैं, जो इनके इस आंदोलन के जो आंदोलनकारी लोग थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला कि जो मांस खाने वाले जो वर्ग थे उन सभी को जुलाहा भगत तथा जो शाकाहारी वर्ग थे उन सभी को अरुआ भगत के नाम से जाना जाने लगा। मतलब अरुआ कहने का मतलब जो अरवा चावल जो होता है उसको अरुआ बोला जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इस स्लाइड में ये डाले हुए हैं। तो ये आप इनको इन सभी का जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लें, वहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और दोस्तों इस आंदोलन को अगर देखा जाए तो ये महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का इनके द्वारा मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था इस आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी थे। और अगर ऐसा माना जाता है इस आंदोलन में कि 1922 ईस्वी में ये गया अधिवेशन और 1923 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में ताना भगतों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें ये जो अधिवेशन होता था प्रत्येक वर्ष उसमें ये पार्टिसिपेट किया गया था इन सभी के द्वारा। और जब महात्मा गांधी जी 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में जब झारखंड आए थे उस टाइम महात्मा गांधी को ताना भगतों के द्वारा 400 रुपये का उपहार प्रदान किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों जो ताना भगत आंदोलन से ये रिलेटेड हैं यहाँ, और यहाँ से इन सभी पॉइंट से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न है जो कि ये झारखंड में स्थित पहाड़ी मंदिर में कौन सी देवता की ये प्रतिमा सिचुएटेड है। तो ये दोस्तों जो पहाड़ी मंदिर रांची में स्थित है इसमें शिव मंदिर है, मतलब यहाँ पर शिव भगवान की ये प्रतिमा स्थापित है। हालांकि यहाँ पर नाग देवता की भी प्रतिमा स्थापित है जो पहाड़ी मंदिर है। और ये ऐसा माना जाता है दोस्तों यहाँ पर आंदोलनकारी जो झारखंड के आंदोलनकारी जो रहते थे उन सभी को इसी पहाड़ी के ऊपर लाके फांसी दिया जाता था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर यहाँ पर झंडा फहराया जाता है उसी के यादों में। तो चलिए जानते हैं पहाड़ी मंदिर से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स। तो दोस्तों ये मंदिर रांची में स्थित है जो कि टुंगरी पहाड़ी, इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो ये रांची बुरू। तो दोस्तों बुरू कहने का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है पहाड़ होता है, बुरू का मतलब जैसे कि लुगु बुरू लुगु पहाड़, ऐसा ही ये टुंगरी पहाड़ मतलब जो रांची बुरू है, मतलब रांची का जो पहाड़ी मंदिर है इसको रांची बुरू भी कहा जाता था मतलब पहले से। और ऐसा माना जाता है कि पालकोट
राजा के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि 1905 ईस्वी के आसपास इस पहाड़ी में, मतलब इस पहाड़ी में जो मंदिर सिचुएटेड है उसको बनाया गया था। अब इस पहाड़ी मंदिर में शिव मंदिर के पास नाग देवता की भी एक मंदिर है, जिसमें नाग देवता, रांची के नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। इस मंदिर में दोस्तों श्रावण माह में महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। मतलब यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। और ऐसा यहाँ पर माना जाता है, मतलब ऐसा करते हैं कि प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी जो है वहाँ से जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस पहाड़ी के समीप 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा का फहराया जाता है यहाँ पर। और भी पॉइंट्स है, जैसे कि इस पहाड़ी की ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये टोटल 300 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसमें जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो कि 468 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और यह पहाड़ी लगभग 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रोटेरोजोइक काल का ये माना जाता है, जो कि हिमालय पर्वत से भी ये प्राचीन पर्वत जो कि माना जाता है। और इसका भौगोलिक नाम अगर देखा जाए दोस्तों इस चट्टान का, जो कि गानेटिफेरस सिलेमेनाइट सिटी जो कि है, तथा इसे खोडालाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो यहाँ की चट्टान जो पाए जाते हैं। तो ये था दोस्तों जो पहाड़ी मंदिर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ें दोस्तों बकवास आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। आपको जितना भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो अगला प्रश्न, जो ये मैथ से था, जो कि क्यूबॉइड, सिलेंडर और अलजेब्रा से ये डायरेक्ट प्रश्न, मतलब फॉर्मूला रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए जानते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जान लेते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें हेल्प ज़रूर मिले। तो दोस्तों जो क्यूबॉइड होता है, इसकी अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर देखा जाए, उसका एरिया 2h इंटू एल प्लस बी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया अगर देखा जाए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब हाइट होता है। और इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो दोस्तों एल बी एच इसका वॉल्यूम होगा। और क्यूब का अगर देखा जाए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये 4a² होता है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², क्योंकि यहाँ पर 6 साइड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो a क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। a मतलब जो इसका साइड जो होता है, मतलब जो एज जो होता है, उसको a से डिनोट किया जाता है। और अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर देखा जाए दोस्तों, सिलेंडर से भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा जाए तो ये 2πr/h इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और इसका अगर वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये πr² इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और अगर कोण का देखा जाए तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl। जो एल जो होता है दोस्तों ये तिर्यक ऊंचाई इसको कहा जाता है। और एच जो होता है इसकी हाइट, और आर जो होता है ये इसकी रेडियस जो होती है वो कहलाती है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है πr इंटू आर प्लस एल इसकी टोटल सरफेस एरिया। उसके वॉल्यूम का अगर देखा जाए 1/3 πr² इसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है। अगर स्फेयर का देखा जाए टोटल सरफेस एरिया तो 4πr², और वॉल्यूम इसका होता है 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम होता है स्फेयर का। और हेमी स्फेयर का अगर देखा जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया का 3πr²। और अगर वॉल्यूम का देखा जाए दोस्तों तो ये 2/3 πr³ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो ये दोस्तों बस फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इजी प्रश्न आपको रहेगा, जहाँ पर आपको कुछ इसका एरिया दिया रहेगा और उसका रेडियस वगैरह निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे थे, इसीलिए मैंने ये स्लाइड अपलोड मतलब यहाँ पर डाल दिया है। अब कुछ अलजेब्रा से भी डायरेक्ट प्रश्न, मतलब फॉर्मूला से रिलेटेड प्रश्न थे, उसे भी जान लेते हैं। अगर देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों a² + 2ab + b² इसका फॉर्मूला होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और एक और फॉर्मूला होता है जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इसका फॉर्मूला होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू इसका फॉर्मूला होता है, जो कि इन सभी रिलेटेड जो फॉर्मूला है यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो कि पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न पता नहीं चलने के कारण ये प्रश्न बस इसमें ये डाला गया। इससे रिलेटेड हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा रसिया से ये पंचवर्षीय योजना लाया गया था, क्योंकि रसिया में पहले से पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो ये अपने देश के विकास के लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया, जो कि ये लाया गया था 1951 से 1956 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था। और भी जो पंचवर्षीय योजनाएं थे, जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चले थे दोस्तों, जब तक मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, और अब तक मतलब वो चल रहा था। हालांकि इसको 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हटा के इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया था हमारे देश में। तो दोस्तों इससे जो ईयर, अवधि, प्राथमिक क्षेत्र, लक्ष्य दर, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मतलब विभिन्न एग्जामों में, जो पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी में देखने को मिले हैं। तो ये स्लाइड डाला हुआ है, हालांकि मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 1951 से 1956 तक ये चला था, और इसमें फोकस किया गया था मेनली कृषि, बिजली और सिंचाई में फोकस किया गया था, और इसका लक्ष्य दर रखा गया था 2.1%, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब लक्ष्य दर हासिल हुआ था, जो कि 3.6% का ये हासिल हुआ था। दूसरी योजना अगर देखा जाए 1956 से 1961 तक था, जो कि ये उद्योग पे ये फोकस किया गया था, और इसका लक्ष्य दर रखा गया था 4.5%, जो कि इसमें हासिल हुआ था थोड़ा सा कम, 4.2% इसमें हासिल हुआ था। और तीसरी योजना का अगर बात करें तो 1961 से लेकर 1966 तक ये चला था, और चौथी 1969 से लेकर 1974 तक, पाँचवीं योजना 1974 से लेकर 1979 तक, छठी 1980 से लेकर 1985, और ये लेव असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, छठी, सातवीं, ये सभी जो योजनाएं हैं, तो इसे ध्यान में रखें। और जो लास्ट जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चलना था, लेकिन इसको बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था मोदी सरकार जी के द्वारा। तो ये है दोस्तों पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी मतलब पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। आप वीडियो को पॉज करें, या फिर इसका आपको PDF डाउनलोड करके आप इसको रीड कर लें 1-2 बार, उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आपको एक क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको एकदम हूबहू देखने को मिले। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगला जो हिंदी से जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि ये एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं होने के कारण मैं बस इसे बता देता हूँ कि इसमें समास से प्रश्न था, प्रयोज्य शब्द से था, विलोम शब्द से था, मुहावरे से प्रश्न हिंदी में पूछे गए थे, और कुछ पैराग्राफ दिए गए थे, उनसे रिलेटेड प्रश्न डाले गए थे। और रीजनिंग में अगर देखा जाए दोस्तों, ये सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सभी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो उसे भी आप रीजनिंग, हालांकि थोड़ा बहुत इजी जो रहता है, जो हर कोई को वो पता रहता है उतना सारी चीज़ें। तो ये था दोस्तों जो कुछ प्रश्न प्राप्त हुए थे, हालांकि आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल में। यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। लैब असिस्टेंट PGT का जो 10 मॉडल सेट करवाया गया है, अगर जो लोग इन सभी मॉडल सेट को देख के गए होंगे, उन सभी के लिए पेपर 1 काफ़ी इजी होगा। और दोस्तों झारखंड GK GS और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको यहाँ पर प्रश्न मतलब ये यहाँ पर किए गए हैं, जो कि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों JSSC CGL का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके भी मॉडल सेट यहाँ पर करवाए गए हैं, तो आप उसे भी देखें, उसका भी लाभ उठाएं। और दोस्तों विभिन्न एग्ज़ामों के एनालिसिस यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों जो कि यहाँ पर डाला गया है। और दोस्तों थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने अच्छे अच्छे विचार को बताएं,
और जो लोग इस चैनल में नए हैं और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि आपको दोस्तों रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे और पहले जैसे ही अपलोड हो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए, ताकि आप फर्स्ट में देख पाओ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।